नमस्ते नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है, आपके लिए हम लेकर आए हैं लक्ष्य सीरीज। लक्ष्य ऐसा कि भेदा जाए। शाम को 4 बजे सोमवार से शनिवार, मंडे टू सैटरडे मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। MPPSC प्री 2021 जो 19 जून को निर्धारित किया गया है, उसके लिए हमने एक सीरीज चालू की है, जहां पर हम सबसे पहले MPPSC प्रीलिम्स के जो सिलेबस का यूनिट नंबर 10 है, उसमें जो आयोग हैं, सबसे पहले हम आयोग फिनिश करेंगे। लगातार आयोग की सीरीज चल रही है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, आज किस आयोग का नंबर है? आज हमारा नंबर है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का नंबर है। आज हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में एक से एक बारीकी से बारीकी चीजों को देखेंगे। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सारी धाराओं को, सारे सेक्शंस को फिनिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हेन वाज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द संथानम कमिटी? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संथानम समिति की सिफारिश पर कब किया गया था? याद रखिएगा, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन लिखा है, इसको कई बार वो CVC लिख देता है, CVC, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर है? एक होता है CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एक होता है CIC। जल्दी से बताइएगा, वीडियो खत्म होने के बाद में करा चुका हूं पिछली वाली क्लास में। क्लियर है? और एक होता है आपका इलेक्शन कमीशन वाला। हालांकि इसको कहा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन कई बार जनरली इसको सेंट्रल इलेक्शन कमीशन भी कह दिया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 11 फरवरी 1964। 11 फरवरी 1964 को इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था, इसका गठन किया गया था। क्लियर है? चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 11 फरवरी 1964 को संथानम समिति की सिफारिश पर कार्यकारी आदेश के द्वारा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था। क्लियर है? चलिए, इसकी प्रकृति कैसी है? तो याद रखना, प्रारंभ में कार्यकारी 1998 के बाद सांविधिक दर्जा मिल गया था। शुरू में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास हुआ था, 1998 के बाद इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया था, सांविधिक दर्जा मिल गया था। क्लियर है? चलिए, आधार क्या है इसका? आधार, किस आधार पर इसको बनाया गया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो अधिनियम है 2003 का, एक एक्ट आया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, उस बेस पर हमने इस कमीशन को बनाया है। इसके अलावा इसकी हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके फर्स्ट कमिश्नर की बात करेंगे, SN राव साहब इसके फर्स्ट CVC थे। और उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार को रोकना और शासन में सत्यनिष्ठा को बढ़ाना। आज की डेट में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, व्हेन वाज द स्टैट्यूटरी स्टेटस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कंफर्म्ड बाय द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट? हिंदी में, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा की पुष्टि कब की गई? कब की गई? 2003 में। एक्ट तो अलग था, लेकिन 2003 में इसकी पुष्टि की गई थी, 2003 में इसको स्टेटस दिया गया था। याद रखिएगा, 25 अगस्त 1998 को, 25 अगस्त 1998 को अध्यादेश द्वारा, ऑर्डिनेंस के द्वारा इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था। लेकिन अगर एक्ट की बात करेंगे तो 2003 में एक्ट लाया गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, और उस एक्ट के तहत इसको क्या दिया गया? स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, सांविधिक दर्जा दिया गया था। क्लियर है? इसके अलावा यह स्वतंत्र निकाय है जो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, और इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? पर्सनल मिनिस्ट्री, कार्मिक मंत्रालय। क्लियर है? चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। When was दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ब्रॉट टू प्रिवेंट करप्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? हिंदी में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम कब लाया गया था? तो कब लाया गया था? यह लाया गया था 1946 में, 1946 में। नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चंस बता रहा हूं बारीकी से सबको नोट करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले कहानी यह है, ध्यान सुनिएगा, कि जो विशेष पुलिस की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1941 में, 1941 में। देन ठीक 5 साल के बाद 1946 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को रोकने हेतु दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम पारित किया गया 1946 में, दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 में। क्लियर है? इसके अलावा
1 अप्रैल 1963 को, 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के प्रस्ताव के द्वारा हमने स्थापना की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआई की। क्लियर है? सबका काम सिर्फ क्या है? भ्रष्टाचार को रोकना, भ्रष्टाचार को खत्म करना। क्लियर है? तीनों चीज अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग नोट करना है। क्लियर है? चलिए इसके अलावा आगे चलते हैं। इन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज मेंशन्ड, केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन के बारे में अधिनियम की किस धारा में बताया गया है? सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक एक सेक्शन को अच्छे से देखना है। तो याद रखिएगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो एक्ट है उसमें जो धारा 3 है, सेक्शन 3 है, उसमें इसके गठन के बारे में बताया गया है, इसके गठन के बारे में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारी ड्यूटी यह है कि हम एक एक सेक्शन को अच्छे से देखें। सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। चलिए पहला है सेक्शन 3 क्लॉज 1, धारा 3 का 1 क्या बोलता है? यह कहता है कि कार्मिक मंत्रालय के तहत केंद्रीय सतर्कता का गठन किया जाएगा। अभी मैंने बताया धारा 3 में, सेक्शन 3 में। अब सेक्शन 3 में भी किस में है? क्लॉज 1 में गठन किया जाएगा। किसका? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। अगला सेक्शन है सेक्शन 3(2), धारा 3 का खंड 2 या खंड खा। यह क्या बोलता है? यह संरचना की बात करता है, स्ट्रक्चर की बात करता है। यह कहता है कि भैया इसमें एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम 2 सदस्य होंगे, 3 लोगों की बॉडी होगी, एक चेयरमैन प्लस मैक्सिमम 2 मेंबर्स, 1 मेंबर भी हो सकता है, 2 मेंबर भी हो सकता है। क्लियर बात है? अगर हम सेक्शन 3 क्लॉज 3 की बात करें, धारा 3 का खंड 3 की बात करें, तो ये योग्यता की बात करता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता है। क्या बोलता है? यह कहता है कि अखिल भारतीय सेवा या किसी अन्य सेवा का अधिकारी, ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, IFS का कोई ऑफिसर हो, या कि फिर किसी अन्य सेवा का अधिकारी जिसने सतर्कता, नीति निर्माण, प्रशासन, पुलिस का अनुभव हो। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उसमें कहा था अमूमन ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी हैं उनको ही इसका चेयरमैन बनाया जाएगा। क्लियर? चलिए उसके अलावा सेक्शन 3 क्लॉज 4 क्या कहता है? एक एक सेक्शन को अच्छे से देखना है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर? सेक्शन 3 क्लॉज 4 क्या बोलता है? धारा 3 का खंड 4 क्या बोलता है? वो कहता है इसके सचिव के बारे में, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो सचिव है, सेक्रेटरी है, उसके बारे में कहता है इसका जो अपॉइंटमेंट है किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा इसका अपॉइंटमेंट? केंद्र सरकार के द्वारा। और साथ ही साथ सेक्शन 3 क्लॉज 5 क्या बोलता है? धारा 3 का खंड 5 क्या कहता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। क्लियर? एक एक सेक्शन को बारीकी से देखना है, गलती मत करना, MPPSC में कट पेस्ट क्वेश्चन आएगा यहां से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि द कमीशन विल गिव इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट इज मेंशन्ड। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, यह अधिनियम की किस धारा में लिखा गया है? यह जो एक्ट है इसके किस धारा में, किस सेक्शन में लिखा है? तो याद रखिएगा जो सेक्शन 14 है, धारा 14 है, उसमें लिखा गया है कि जो कमीशन है अपनी रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा। कैसे याद करोगे? याद कीजिए कि जब हम प्रेसिडेंट का रिमूवल करते हैं, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जब हम आर्टिकल 61 का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, महाभियोग, उसमें दिमाग लगा के देखिएगा, याद होगा आपको कि प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है ना, बस। तो वो 14 डेज, ये 14 डेज सेम ही तो है, 14 डेज है, तो ऐसे लिंक करके आप याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका कि हमने धारा 14 देख ली, सेक्शन 14 देख लिया, रिपोर्ट के बारे में है। कुछ और सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 11, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो कमीशन है उसके पास में सिविल कोर्ट की पावर्स होंगी, दीवानी न्यायालय की शक्तियां होंगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेक्शन 13 क्या बोलता है जी? सेक्शन 13 कहता है कि जो इसका सैलरी, वेतन, भत्ता है वो आर्टिकल 266 के संचित निधि पर भारित होगा, कंसोलिडेटेड फंड पर भारित होगा। इस पर 266 में कंसोलिडेटेड फंड है, संचित निधि है, उस पर है। क्लियर है? इसके बाद में आर्टिकल 14 तो बता ही दिया मैंने, रिपोर्ट के बारे में है। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाना। ये जो कमीशन है इसके बारे में जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, कौन बनाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। क्लियर बात? बहुत सुंदर। आगे चलते हैं जी, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? When did the Prevention of Corruption Act come into force? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 88, 89, 90, 91।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1988, मेरे पैदा होने से 3 साल पहले। क्यों? चलिए 1988। अच्छा, मेरा बर्थडे भी जीके का एक क्वेश्चन आपको बता दूं मैं। दुर्भाग्य से जिस दिन मेरा जन्म हुआ है उस दिन बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था दुनिया का, और यकीन मानिए मेरा कभी भी मन नहीं करता कि मैं अपना बर्थडे मनाऊं। मेरा जन्म हुआ था 21 मई 1991 को, 1991 रात को 11 बजे, और जन्म जो हुआ है उसी दिन हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी की विभत्स तरीके से हत्या की गई थी। उसी दिन रात को 10 बजे की बात है। क्लियर है? तो मैं यकीन मानिए मेरा दिल से कभी भी मन नहीं करता कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूं, बर्थडे बनाऊं, लेकिन घर वालों का और लोगों का होता है भाई केक काट लो तो करना पड़ता है, अदरवाइज मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो दिन बहुत ही ब्लैक डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, काला दिन है पूरे हिंदुस्तान के इतिहास का। ठीक है, एक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को, भूतपूर्व प्रधानमंत्री को ऐसे विभत्स तरीके से हत्या कर दी जाए, पूरा वो हत्या प्रधानमंत्री की नहीं, वो हत्या हिंदुस्तान की थी। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर 1988 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, पहला पॉइंट तो वही कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आया था। उसके बाद जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत किए गए भ्रष्टाचार की जांच करने की शक्ति रखता है। इसी से पावर मिलती है उसको भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द सैलरी अलाउंसेस एंड अदर सर्विस कंडीशंस ऑफ द चीफ विजिलेंस कमिश्नर आर इक्वल बाय। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो मेंबर्स चेयरमैन होते हैं, इनका जो वेतन भत्ता सैलरी होती है, इसमें सिर्फ मेंबर है कि सिर्फ चेयरमैन लिखा हुआ है? इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द सैलरी अलाउंसेस अदर सर्विस कंडीशंस ऑफ द चीफ विजिलेंस कमिश्नर, सीवीसी की बात है, चेयरमैन की बात हो रही है। तो कैसी होती है? इनका जो सारा का सारा सिस्टम होता है वो होता है यूपीएससी के चेयरमैन के टाइप। यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं, उनका जो वेतन भत्ता सैलरी है वो सेम होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चेयरमैन का। क्लियर है? याद रहेगा? फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनिए। देखो, जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं संघ लोक सेवा आयोग के, वो सेम क्राइटेरिया है इसके चेयरमैन का, और जो यूपीएससी के मेंबर हैं वो सेम क्राइटेरिया है इसके मेंबर का। क्लियर है? सेम चेयरमैन चेयरमैन, मेंबर मेंबर। धारा 5 की बात करेंगे, सेक्शन 5 की बात करेंगे, तो इनका जो अध्यक्ष और मेंबर्स का जो चेयरमैन मेंबर्स का जो टेन्योर है कितने साल का है? 4 ईयर्स या 65 ईयर्स, 4 साल या कि फिर 65 ईयर, दो में से कोई भी एक हो जाए। क्लियर है? चलिए, अच्छा इसमें कई कंफ्यूजन होता है लोगों से, 4 साल 65 साल होता क्या है? देखो, मान लो कोई इंसान है, यहां पर लिख दूं क्या पीछे अगर जगह हो तो? हाँ, ये देखिए बहुत सुंदर जगह है यहां पे। मान लीजिए कोई इंसान है जिसका नाम है ए, और वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में आता है 62 ईयर्स की एज में। मान लीजिए, मानने में क्या आता है, एक पर्सन है बी, महिला पुरुष कुछ भी है, और वो सेंट्रल कमीशन ज्वाइन करते हैं कब? आपका 58 ईयर्स की एज में। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, 64 ईयर्स या 65। तो जैसे ही आप पर्सन ए की बात करेंगे तो आपको मालूम है कि 65 का क्राइटेरिया है, 3 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी? 65 ईयर्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने 3 साल नौकरी की कि 4 साल नौकरी की, बिल्कुल नहीं। अगर उनकी एज 65 हो गई तो तुरंत वो अपने पद से हट जाएंगे। क्लियर है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उन्होंने 3 साल नौकरी की कि 4 साल की कि 1 साल की कि 2 दिन की, 65 ईयर्स हुआ, बाय बाय टाटा। उसी प्रकार से अगर पर्सन बी की बात आप कीजिएगा, तो अगर ये 58 ईयर्स की एज में ये कमीशन को ज्वाइन करते हैं तो आपको मालूम है कि ठीक 4 साल के बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी? 62 ईयर्स होगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इनकी एज 65 हुई या नहीं हुई। अगर इन्हें 4 साल का टेन्योर फिनिश कर लिया है तो वो चाहे 61 ईयर की एज हो चाहे 62 हो, 65 से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। मतलब आप जब भी पद में बैठेंगे तो या तो पहले 4 साल कंप्लीट हो जाए आपका, या कि फिर आप 65 ईयर्स के हो जाए, दोनों कंडीशन में आप अपनी नौकरी छोड़ देंगे। क्लियर बात है? बहुत सुंदर। आइए आगे चलते हैं। दूसरा है कि पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। क्लियर है? शपथ की बात करेंगे, ओथ की बात करेंगे, तो ये भारत के जो महामहिम प्रेसिडेंट हैं वो इनको शपथ दिलवाते हैं, ओथ दिलवाते हैं। क्लियर रहेगा? ये सेक्शन 5 की बात कर रहा हूं। अब मैं आता हूं सेक्शन 5 क्लॉज 7 में। धारा 5 का खंड 7 क्या कहता है? वो वेतन की बात करता है, सैलरी की बात करता है। वो कहता है कि इस कमीशन का, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो चेयरमैन है उसकी सैलरी वही है जो यूपीएससी के चेयरमैन की है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सेम कंडीशन यूपीएससी के चेयरमैन के जैसा है इनका कमीशन चेयरमैन का। जबकि अगर मेंबर की बात कीजिएगा तो वही सेम कहानी है जो यूपीएससी के मेंबर्स का होता है। सेम चेयरमैन का चेयरमैन जैसा, मेंबर का मेंबर जैसा। क्लियर बात? बहुत सुंदर।
उसके बाद में अगर आप अलाभकारी परिवर्तन की बात करें, जब भी इस पद में कोई रहेगा तो उसमें कोई निगेटिव चेंज नहीं होगा, उनके सैलरी, वेतन, भत्ते, अलाउंसेस में कोई नकारात्मक चेंज नहीं किया जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, है ना, कम नहीं किया जाएगा उसको। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इंक्लूड्स, जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, उसमें कौन कौन शामिल होता है इस संगठन में? सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक खंड, विभागीय जांच आयुक्त, उपयुक्त सभी, ये तीनों के तीनों शामिल होते हैं किसमें? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर है? देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, नहीं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। देखिए कहानी क्या है, पूरा सेंटेंस क्यों पढ़ूं, टाइम वेस्ट क्यों करूं आपका, मैं सीधे समझा देता हूं कि जो इस कमीशन के मेंबर चेयरमैन है उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। अब प्रेसिडेंट जब करते हैं तो प्रेसिडेंट को एक कमिटी रिकमेंड करती है कि साहब इनको मेंबर चेयरमैन बना दीजिए। तो वो जो कमिटी है ना, उस कमिटी का चेयरमैन कौन होता है, वही इस क्वेश्चन में पूछा है। उस कमिटी के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो कमिटी जो है, जिस कमिटी के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, वो कमिटी रिकमेंड करती है आदरणीय राष्ट्रपति जी से कि सर आप इनको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मेंबर चेयरमैन बना दीजिए। प्रेसिडेंट बोलते हैं ठीक है बना देंगे, वो बना देते हैं, शपथ दिलवा देते हैं, ओथ दिलवा देते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इस चेयरमैन कौन होंगे? इसके प्रधानमंत्री जी होंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद में जो अपॉइंटमेंट है, इसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन याद कर लीजिएगा, सेक्शन 4 क्लॉज 1, धारा 4 का खंड 1 नियुक्ति अपॉइंटमेंट की बात करता है, इस कमिटी के रिकमेंडेशंस की बात करता है। इस कमिटी में कौन कौन है? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, भारत के जो गृह मंत्री हैं वो इसके मेंबर होते हैं, और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, वो 3 लोग इस कमिटी में शामिल होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि इन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट द प्रोविजंस ऑफ रिमूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन मेड। कौन सा धारा है जिसमें मेंबर्स के रिमूवल की बात की गई? इस कमीशन के जो मेंबर्स उनके रिमूवल, उनको हटाने की बात की गई, पदच्युत करने की बात की गई। किस सेक्शन में? सेक्शन 6 में की गई है, धारा 6 में। सेक्शन 6 जो है इनको पद से हटाने की बात करता है, उनको पद से हटा दिया जाएगा। किस आधार पर हटाया जाएगा, किस बेस पर उनको अपने पद से हटाया जाएगा? पहला, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आधार क्या होगा? कदाचार या असमर्थता, ऐसा कोई कार्य जो अनएथिकल है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, देश के खिलाफ है, या फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली अनफिट है, अपना कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसी कंडीशन में उनको पद से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा प्रक्रिया क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जांच करेंगे, महामहिम न्यायाधीश जांच करेंगे, देन उसके बाद इनको हटाया जाएगा। साथ ही साथ अन्य आधार क्या होते हैं इनको हटाने के? दिवालिया घोषित होना, बैंकरप्ट होना, ऐसी कंडीशन, भाई बैंकरप्ट हो गए, ऐसी कंडीशन उनको पद से हटा दिया जाएगा। न्यायालय द्वारा कोई अपराध सिद्ध हो जाए, किसी कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया इनके खिलाफ, इनको सजा मुकव्वल की है, ऐसी कंडीशन उनको पद से हटाया जाएगा। कार्यकाल के दौरान लाभ के पद पर होने पर, अब एक आदमी 2 नौकरी करेगा, गलत बात, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं चलेगा। मानसिक शारीरिक क्षमता के आधार पर, मैंने जैसे बताया ईश्वर कभी ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन भाई कभी किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, मानसिक या शारीरिक रूप से अगर सक्षम है तो ऐसी कंडीशन उनको पद से हटा दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेंट डायरेक्टरेट, जिसको हम ईडी बोलते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ अ कमिटी हेडेड बाय। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक समिति की सिफारिश पर होती है। उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं, चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं, वो उस कमिटी के चेयरमैन होते हैं। क्लियर है? याद रहेगा? चलिए तो पढ़ते हैं इसके बारे में कि जो सेक्शन 25 है, धारा 25 है, वो बात करती है इसके बारे में। वो कहती है कि केंद्र सरकार द्वारा निम्न समिति की सिफारिश पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक का अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब इस कमिटी में चेयरमैन कौन होते हैं? आपके सीवीसी, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, इसके चेयरमैन होते हैं। सभी सतर्कता आयुक्त जो और मेंबर्स हैं वो गृह मंत्रालय के सचिव, कार्मिक मंत्रालय के सचिव और राजस्व विभाग के सेक्रेटरी, ये होते हैं इसके मेंबर्स। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट इंप्लीमेंटेड। जो मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट है वो कब इंप्लीमेंट किया गया था? 4 ऑप्शंस हैं, 2001, 2002, 2003 और 2004।
कब किया गया था? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कब किया गया था? ये 2002 में किया गया था, देख सकते हैं आप, 2002 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है। कार्य क्या था इसका? केंद्रीय सतर्कता आयोग को मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन अधिनियम 2002 के तहत सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही साथ ये और कानून के तहत भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत भी जो भी भ्रष्टाचार होते हैं उनकी जांच करने का पावर इस कमीशन को दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। कमीशन हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल टू प्रिवेंट करप्शन विच इज, कमीशन ने एक लॉन्च किया है पोर्टल को करप्शन को कम करने के लिए। उसका नाम क्या है? विग आई उसका नाम है। क्या नाम है उसका? विग आई उसका नाम है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स रिप्रेजेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो क्या दर्शाता है, क्या शो करता है? देखिए जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स है जिसको IDI कहा जाता है, यह शो करता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। सार्वजनिक संगठनों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कुशल प्रशासन को शो करता है ये इंडेक्स। क्लियर है? इंडेक्स का एम कुछ होता होगा तो ये एम होता है इंडेक्स का। क्लियर? चलिए अगला इसी में देखिएगा कि इंटीग्रेटेड इंडेक्स को अहमदाबाद को एक अनुसंधान आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए इसका निर्माण किया गया था। इसका उपयोग विभिन्न संगठन स्वयं के मूल्यांकन के लिए करते हैं। हर जो संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो अपना इवैल्यूएशन करने के लिए इस इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है व्हेन डज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेलिब्रेटेड अवेयरनेस वीक। केंद्रीय सतर्कता आयोग जागरूकता सप्ताह कब मनाता है? तो ये सब जो जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है सरदार पटेल जी का जो जन्मदिन है, जन्म वीक होता है। जैसे किसी का जन्म किसी दिन हुआ, किसी डेट को हुआ, तो वो जो वीक होगा उस वीक को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का जो जन्मदिन का जो वीक होता है उस वीक को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ का सेलिब्रेट अवेयरनेस वीक के नाम पे। अब आपकी ड्यूटी ये है कि वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि ये जो वीक है कब है और इनका बर्थडे कब होता है, आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा केंद्रीय सत्ता आयोग का कार्य क्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैं पहले ही बता देता हूं, पहले चारों आंसर सही है इसका। पहला, राष्ट्रीय बैंकों के इस खेल के अधिकारी, संघ सरकार के प्रथम दर्जा अधिकारी, RBI, नाबार्ड, CDB के ग्रेड D तथा उससे ऊपर के अधिकारी, ये सारे के सारे इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। बस इतना ही आज के लिए। क्लियर है? तो अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए क्लासेस ली जा रही हैं। मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप मेरे से पर्सनल कॉन्टेक्ट के लिए मेरे फेसबुक संदीप कुमार शुक्ला, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में आ सकते हैं। क्लियर है? अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना अपने को। और PDF के लिए मैं एक आध दिन प्लान करता हूं तो मैं PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। टेलीग्राम का क्या नाम है मैं आपको अगली वाली क्लास में बता दूंगा, तो वहां पर आपको जो भी क्लासेस है उनकी सारी PDF आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं शाम को 4 बजे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।